Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 13 थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम होम्योस्टेसिस को जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर के नाम के ऊपर गौर करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ों को पढ़ना है, एक है थर्मो रेगुलेशन और दूसरा है ओस्मो रेगुलेशन। अब थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन का मतलब होता है बरकरार करना, मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ हीट या मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स उसके बाद ये जो लफ्ज़ ऑस्मो है ये वाटर और सॉल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें वाटर और सॉल्ट्स के हवाले से आपने चीज़ों को जो है वो स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स ओस्मो वाटर और सॉल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेगुलेशन का मतलब फिर वही है मेंटेन करना। तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। अब स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से मैंने आपको बुनियादी बुनियादी सी बातें बताई हैं। इसकी जो डिटेल है वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे जो है वो कवर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन ये दोनों असल में होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है स्टूडेंट्स? होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। होम्योस्टेसिस स्टूडेंट्स ये वो टर्म है जो कि आप अपनी मैट्रिक की क्लास के अंदर जो है वहां पे भी आप इसको पढ़ के आए हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम होम्योस्टेसिस को देखेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये होम्योस्टेसिस से मुंसलिक हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर पहले ऑस्मो रेगुलेशन एंड देन थर्मो रेगुलेशन की डिटेल्स को जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है? स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस के हवाले से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये हमारे जिस्म की वो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर हमारी बॉडी जो है वो अपने अंदर चीज़ों को एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रखती है, चाहे बैरूनी माहौल में जो मर्जी तब्दीलियां आ जाएं। अब यही इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। वो कहता है होम्योस्टेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस। वाइटल का मतलब होता है अहम, एक लाजमी अमल है, बाय विच जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार जो हैं वो मेंटेन करते हैं, वो बरकरार रखते हैं अ स्टेबल, एक तवाजुन, इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल, डिस्पाइट के बावजूद चेंजेस तब्दीलियों के इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने बैरूनी माहौल में। होम्योस्टेसिस एक ऐसा लाजमी अमल है जिसके ज़रिए ज़िंदा जानदार अपने अंदरूनी माहौल के अंदर अपने अंदरूनी माहौल को जो है वो स्टेबल रखते हैं, उसमें एक तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, चाहे बैरूनी माहौल में जिस मर्जी किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है थर्मो रेगुलेशन, उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन और उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं वो तीन हैं। थर्मो रेगुलेशन, इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ऑस्मो रेगुलेशन इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन का लफ्जी मतलब होता है खारिज करना। एक्सक्रीशन वो अमल है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो फालतू मादे हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजा में, उनको हम बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए बाकायदा एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद है जिसको हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स इससे अगला चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम ही है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम होम्योस्टेसिस के जो पहले दो प्रोसेसेस हैं, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को कवर करेंगे। और जो इससे अगला चैप्टर है उसमें हम होम्योस्टेसिस का जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, इसको हम जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस की हमने डेफिनेशन तो कर ली कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा लाजमी अमल है जिसके जरिए जिंदा जानदार अपने अंदरूनी माहौल के अंदर एक तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, बैरूनी माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां आने के बावजूद। अब स्टूडेंट्स इसकी मिसाल से जो है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है वो स्लाइड को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साइड पे आपको हॉट एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गर्म माहौल के अंदर ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि भाई ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक है थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप एक ठंडे माहौल के अंदर गर्म चाय का कप रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहती है। हर चीज़ चाहती है कि वो अपने माहौल के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें कोल्ड ड्रिंक जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है, माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल से हीट को लेकर अपने टेम्परेचर को माहौल के टेम्परेचर के बराबर कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके चाय का कप नज़र आ रहा है, अब उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, जबकि इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इस चाय के कप से जो हीट है वो सराउंडिंग के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर मुंतकिल हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो रखना चाहती है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारी बॉडी जो है वो ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है, और हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम अपनी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। हमारी बॉडी के तमाम एंजाइम्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इसी टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। अब गर्मियों में स्टूडेंट्स होता ये है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री, 41, 42, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन उस दौरान भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर 45 हो गया, हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 ही है। होना तो ये चाहिए कि हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी क्या करे, इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करे, और हमारी बॉडी भी अपने टेम्परेचर को बढ़ा के 41, 42 कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स एक खास किस्म की सलाहियत होती है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब कैसे मेंटेन करती है स्टूडेंट्स? बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, फर्ज करें बाहर जो है वो 45 टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ह्यूमन बॉडी क्या करती है, वो स्वेट खारिज करती है, पसीना खारिज करती है। अब जैसे ही हमें पसीना आता है तो वो पसीना क्या कहता है, आपको पता है कि जो पसीना है उसके अंदर वाटर होता है। पानी स्टूडेंट्स जैसे ही इवेपोरेट होता है, बुखारात बन के उठता है, तो वो साथ ह्यूमन बॉडी की हीट को जो है वो भी अपने साथ ले जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है, कम होता रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो ऐसा लिबास पहने जिसमें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हवा लगे, हम हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें गर्मी महसूस ना हो, हमारी बॉडी के अंदर से एक तो जो है हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गर्मियों के अंदर जो है ये हमारी बॉडी की ये स्ट्रेटेजी होती है, वो पसीना खारिज करके वो जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ा के क्या करती है स्टूडेंट्स, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सर्दियों में क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्दियों में जो है वो बाहर का टेम्परेचर कम है, फर्ज करें बाहर जो है वो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी बॉडी अभी भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है स्टूडेंट्स? सर्दियों में जो है वो हमारी कोशिश होती है हम गर्म लिबास पहने, हम गर्म गज़ा का इस्तेमाल करें। गर्म गज़ा से मुराद ऐसी गज़ा जिसके अंदर लिपिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब उससे होता क्या है, जब आप उस खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होती है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो आपकी बॉडी शिवरिंग स्टार्ट कर देती है, कपकपाहट तारी हो जाती है बॉडी में। अब उसके अंदर क्या होता है, जब भी शिवरिंग होती है तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो असल में यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो बर्न हो रही होती है। अब स्टूडेंट जब ग्लूकोज बर्न होती है तो उसके नतीजा में जो एनर्जी निकलती है उसको मसल इस्तेमाल करता है, और इसी प्रोसेस में हीट भी जो है वो खारिज हो रही होती है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला जो प्रोसेस है ना ह्यूमन बॉडी का, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब आप देखें, अब बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद बॉडी अपने इंटरनल कंडीशन को स्टेबल रख रही है, और ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आप होम्योस्टेसिस के आगे इसकी फर्दर बात करेंगे ना, होम्योस्टेसिस के आगे से मैंने आपको बताया 3 प्रोसेसेस हैं, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो अगर आप इस प्रोसेस की बात करेंगे तो इसको आप थर्मोरेगुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर टर्म में बात करेंगे तो ये होम्योस्टेसिस है, लेकिन होम्योस्टेसिस के आगे अगर आप इसकी जो है वो सब टर्म देखेंगे, कोई छोटी टर्म देखेंगे होम्योस्टेसिस के अंदर, तो आप इसको थर्मोरेगुलेशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है इनकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस जो है इसका बुनियादी मैकेनिज्म क्या है, इसका बुनियादी तरीकाकार जो है वो क्या है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स हमने अब इस चीज़ को जो है वो डिटेल से कवर करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड थ्रू द कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है ताउन ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर 3 लाजमी अज्जा के आपस में ताउन के नतीजा में मुमकिन होती है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि होम्योस्टेसिस जो है वो कितने एलिमेंट्स के ताउन की वजह से पॉसिबल होती है, 3 एलिमेंट्स हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। उसके बाद है कंट्रोल सेंटर,
उसके बाद हैं इफेक्टर्स। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप याद करें, आपने मैट्रिक के अंदर जो है वो आपने पढ़ा था कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स होते थे, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। तो आपने अपनी मैट्रिक के अंदर जो है उसको स्टडी किया था। स्टिमुलस हम कहते थे कोई भी ऐसी चेंज, कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है या माहौल के अंदर आती है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, उस चेंज को हम किसका नाम देते थे? स्टिमुलस का नाम देते थे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के वो हिस्से हैं जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, किसी भी स्टिमुलस को। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? कोई भी चेंज जो कि बॉडी के अंदर या बाहर आता है उसको डिटेक्ट करने की जो सलाहियत रखते हैं उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। जिस तरह हमारे कान जो हैं वो आवाज़ को सुन सकते हैं, हमारी आंखें जो हैं वो रोशनी को देख सकती हैं, हमारी नाक जो है वो केमिकल्स को स्मेल कर सकती हैं, सूंघ सकती हैं, हमारी जुबान जो है वो जायके को चख सकती है। तो ये सारे ऑर्गन्स क्या हैं? ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो कंट्रोल सेंटर है ना, ये असल में कोऑर्डिनेटर्स को ही कहते हैं। कोऑर्डिनेटर्स के मतबादल यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर जो है इसका मतलब वही है जो आपने मैट्रिक के अंदर कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स इफेक्टर्स जो हैं ये भी वही हैं जो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़े थे। इफेक्टर्स हमारी बॉडी के वो हिस्से होते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर से पैगाम को लेते हैं और अपना एक रद्द अमल जाहिर करते हैं, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 3 एलिमेंट्स के आपने नाम याद रखने, इनकी डिटेल्स भी हम आगे कवर करेंगे। होम्योस्टेसिस जो है इसको 3 एलिमेंट्स के आपस में ताउन के नतीजा में मुमकिन बनाया जाता है, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स हमारी बुक में इसके हवाले से जो है वो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने वही याद करना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड्स में बताऊंगा। बाकी इजाफी लाइंस को आप लोगों ने जो है वो कट कर देना है, वो आप लोगों ने याद नहीं करनी। सबसे पहला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस का, ये है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के वो खास हिस्से हैं जो कि किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, फौरन से जो है उसको भांप लेते हैं, फौरन से उसको जांच लेते हैं, इसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद करनी है। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स और सेंसर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक और नाम आना चाहिए, रिसेप्टर्स को हम सेंसर्स का नाम भी देते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये किसी भी चेंज को सेंस करते हैं, किसी भी चेंज को महसूस करते हैं। सेंस का मतलब होता है महसूस करना, तो ये किसी भी चेंज को महसूस करते हैं, इसी वजह से हम इनको सेंसर्स कहते हैं। ये महसूस करने वाले जिस्म के हिस्से हैं। तो रिसेप्टर्स का दूसरा नाम सेंसर्स है। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आर स्पेशलाइज्ड ये मखसूस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मखसूस साख्तें हैं हमारे जिस्म की, हमारे जिस्म के मखसूस हिस्से हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट वाला पोर्शन मैं भी स्किप कर रहा हूँ, आगे देखें। जो कि क्या करते हैं? डेट डिटेक्ट, जो कि जांच लेते हैं किसको? चेंजेस को, तब्दीलियों को, इन द इंटरनल अंदरूनी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बैरूनी माहौल में। स्टूडेंट्स इंटरनल से मुराद है जिस्म की, हमारी बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी से बाहर। रिसेप्टर्स जिनको हम सेंसर्स भी कहते हैं, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को, आया कि वो जिस्म के अंदर हो रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रही है, या फिर वो जिस्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है, बॉडी से बाहर हो रही है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि उसको फौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं, इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूरे के पूरे ऑर्गन। जैसे मैंने आपको बताया हमारी आंख जो है वो देखने का काम करती है, तो आई जो है ये ऑर्गन है, ये लाइट को डिटेक्ट करती है। हमारी नोज जो है ये भी एक ऑर्गन है, ये क्या करती है स्टूडेंट्स? ये केमिकल्स को सेंस करती है। ठीक है, इस तरह हमारी स्टूडेंट्स जो टंग है, जुबान, ये भी एक ऑर्गन है जो कि जायके को चखने में मदद देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिसेप्टर जो है वो एक ऑर्गन हो सकता है। या फिर क्या हो सकते हैं रिसेप्टर्स? टिश्यूज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यूज हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स टिश्यूज जो है इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे देखें, आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स टिश्यूज जो है ये स्किन टिश्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हमारी स्किन जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कई तरह के सेल्स आपस में मिलकर स्किन टिश्यू बनाते हैं। अभी जो स्किन टिश्यू है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर को डिटेक्ट करती है। अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई चीज़ प्रेशर लगाती है तो फौरन से हमें पता चल जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आपकी स्किन के ऊपर जो है जैसे ही कोई गर्म चीज़ के साथ आपकी स्किन कॉन्टैक्ट में आती है, आपको फौरन से पता चल जाता है कि कोई गर्म चीज़ जो है वो आपने टच की है। इसी तरह अगर आप किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो भी आपको फौरन से पता चल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी जो स्किन है ये पेन को भी सेंस करती है। अगर स्किन के अंदर जो है कोई चीज़ काट ले तो स्टूडेंट्स फौरन से हमें पेन की फीलिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब स्किन के अंदर जो है वो क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? ऐसे हिस्से मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो स्किन टिश्यू जो है स्टूडेंट्स, ये आपको जो है वो टिश्यू के अंदर मिल जाएगा कि स्किन टिश्यू जो है वो एक रिसेप्टर का काम किस तरह से करता है। तो जो रिसेप्टर है स्टूडेंट्स, एक ऑर्गन हो सकता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो आई है स्टूडेंट्स, ये लाइट को डिटेक्ट करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर्स हैं ये टिश्यू हो सकते हैं, जैसे कि स्किन टिश्यू की मैंने आपको मिसाल दे दी है।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। हम स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स जो है मैं आप लोगों को जो है वो दूंगा जो कि आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर जो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था वहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पढ़ी थी। वहाँ पे याद करें जब आपने ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा था और वहाँ पे आपने रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है उसको स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैरोटिड आर्टरी और दूसरा स्टूडेंट्स एओर्टिक आर्क। कैरोटिड आर्टरी जो है स्टूडेंट्स ये वो आर्टरी है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है हेड को, जो कि हेड को ब्लड सप्लाई करती है, हेड और नेक रीजन को, इसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क के अंदर खास तरह के जो है वो सेल्स होते हैं जो कि जो ब्लड का प्रेशर है उसको डिटेक्ट करते हैं। इनको हम बैरो रिसेप्टर्स का नाम भी देते थे, याद है आपको, इनको हम किसका नाम देते थे, बैरो रिसेप्टर्स का नाम भी देते थे। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये असल में ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो सेल्स हैं वो भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। सब सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये कि एक सेल के जो छोटे हिस्से हैं, जो छोटे अज्जा हैं, वो भी रिसेप्टर्स का काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे आपके डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी रिसेप्टर्स का काम करती है, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो ये प्रोटीन जो है इसको अपने साथ अटैच करती है, तो ये उसके पैगाम को रिसीव करती है, तो ये भी एक रिसेप्टर का काम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सबसे पहले रिसेप्टर्स की डेफिनेशन याद रखनी है। रिसेप्टर्स जो हैं वैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी के अंदर चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जबकि ये जो स्किन हो गया, ये आई हो गई स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो चेंज है ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों में आ सकता है। और रिसेप्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ये टिश्यूज भी हो सकते हैं, ये सेल्स भी हो सकते हैं, या ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स रिसेप्टर्स की एग्जांपल जो है वो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। वो कहते हैं रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। हमारी स्किन जिल्द के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो वो फौरन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आप जो है वो चाय का कप जो है वो पी रहे हैं, जैसे ही आप चाय का कप पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कप को टच करते हैं, वो कप जो है वो गर्म है, तो फौरन से आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों? अब जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आया तो फौरन आपकी स्किन के अंदर सेल्स नहीं उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप फौरन से किसी ठंडी चीज को जो है किसी बर्फ को पकड़ते हैं तो आप ज्यादा देर तक उसको पकड़ के नहीं रखते, फौरन से उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर कम है, तो फौरन से टेम्परेचर के अंदर चेंज आया, आपके स्किन के सेल्स ने उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो रिसेप्टर सेल जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं ये टेम्परेचर के अंदर आने वाली तब्दीलियों को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे देखें वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताई थी। वो कहता है सिमिलरली इसी तरह से रिसेप्टर सेल्स इन द ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियों के अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर में आने वाली तब्दीलियों को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब वो वाले सेल्स जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं इनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको बुक के ऊपर लिख लेना है, या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स वो ना सिर्फ उस ब्लड प्रेशर में आने वाले चेंज को डिटेक्ट करते हैं बल्कि इस इंफॉर्मेशन को आगे कंट्रोल सेंटर को मुंतकिल कर देते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है स्टूडेंट्स? कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन हो सकता है, हमारा स्पाइनल कोड हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कंट्रोल सेंटर को मुंतकिल कर देते हैं। क्यों? ताकि वो जो ब्लड प्रेशर के अंदर तब्दीली आई है उसको क्या किया जाए, उसको जो है वो उस तब्दीली से निपटा जाए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस ब्लड प्रेशर को कम किया जाए, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो है उसके डेफिनेशन और एग्जांपल इसको अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों ने समझना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप इसको पढ़ के आए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वही पिक्चर जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर दिखाई थी, यहाँ पे आप इसको मजीद देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये एओर्टा है और इसे हम एओर्टिक आर्क कहते हैं। एओर्टिक आर्क के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें एओर्टिक बैरो रिसेप्टर कहते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो है वो खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कैरोटिड आर्टरी बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और चेंजेस को डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन किसको दे देते हैं, कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन है। और स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रेन के जिस पार्ट को इन्फॉर्मेशन जाती है उसका नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा था। बाकी इसकी जो डिटेल है स्टूडेंट्स, जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ब्रेन्स की डिटेल जो है वो कवर करवाऊंगा, ब्रेन को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे हम इसको जो है वो तफसील से देखेंगे। तो आप लोगों ने अभी जो है वो सिर्फ जो आपके बुक में लिखा हुआ है इसको याद रखना है और इसको फर्स्ट ईयर के साथ आपने रिलेट लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा कंपोनेंट है
होम्योस्टेसिस का जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कंट्रोल सेंटर। अब स्टूडेंट्स कंट्रोल सेंटर्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, मसूल करते हैं इंफॉर्मेशन मालूमात को फ्रॉम द रिसेप्टर्स से। अब रिसेप्टर्स स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं वो आगे भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर उस मालूमात को डिटेक्ट करता है, उस मालूमात को जो है वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद स्टूडेंट्स कंट्रोल सेंटर देखता है कि आखिर अब इस पर क्या किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे फर्ज करें मैंने इस हाथ को जो है वो किसी गर्म चीज को टच किया, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से जो स्किन सेल्स हैं उन्होंने इस टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट किया और फौरन से पैगाम भेज दिया दिमाग को। अब स्टूडेंट्स ब्रेन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने से मुराद ये है कि फिर उसके ऊपर देखता है कि अब ये वाली चीज जो है, जो इंफॉर्मेशन आई है, अब इस पर क्या किया जा सकता है, अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है। तो ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्रेन जो है फिर ये देखता है कि अगर ये वाला मसल जो है अगर इसको पैगाम चला जाए तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो इस गर्म चीज से ये वाला हाथ जो है खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा स्टूडेंट्स, फिर वहां से पैगाम भेजेगा इस मसल को। फिर ये वाला मसल जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू खुद ब खुद पीछे आ जाएगा और हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज से पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर जो है स्टूडेंट्स ये रिसेप्टर से मालूमात को मौसूल करता है, प्रोसेस करता है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उस मालूमात के ऊपर काम करता है, उसको एक मखसूस अमल से गुजारता है एंड सेंड, और फिर भेज देता है अप्रोप्रिएट मैसेज, मुनासिब पैगाम टू द इफेक्टर्स को। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं किसी गर्म चीज को टच करूंगा, फौरन से यहाँ पे स्किन के सेल्स ने चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, पैगाम भेज दिया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसने पैगाम भेज दिया इस मसल को। जैसे ही मसल कॉन्टेक्ट किया मेरा बाजू जो है वो फौरन से पीछे हट गया। अब इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, मेरा जो हाथ है उसको नुकसान नहीं हुआ। अगर वो उस गर्म चीज के साथ मुसलसल कांटेक्ट में रहता तो स्किन के सेल्स जो हैं ये बर्न हो सकते थे, ये जल सकते थे। और ये प्रोसेस देखें कितनी स्पीड में होता है, जैसे आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो फौरन से आप अपने हाथ को जो है वो पीछे कर लेते हैं, तो इतनी स्पीड के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब कंट्रोल सेंटर के स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये कंट्रोल सेंटर हो सकता है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। अब हम अपनी इस बुक के अंदर जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये वैसे तो आप लोग अपनी 10th क्लास के अंदर जो है वो उसको पढ़ के आए हैं, लेकिन इस सेकंड ईयर की बायोलॉजी की बुक के अंदर भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम का अलग से चैप्टर है और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का एक सेपरेट चैप्टर है। यहाँ पे भी हम इसकी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कंट्रोल सेंटर का काम करता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद अलग अलग तरह के जो ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इन ग्लैंड्स की डिटेल भी हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं मैं आपको इसका बता देता हूँ। ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, उसको डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। किस में डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो हम आगे जब एंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम इसकी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है एक और एग्जांपल दी गई। अभी मैंने आपको जो है वो स्किन सेल्स वाला बताया, यहाँ पे जो है वो हम ब्लड प्रेशर को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर जो है फर्ज करें किसी वजह से कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स मौजूद थे इन्होंने फौरन से उस चेंज को क्या किया, डिटेक्ट किया, और चेंज को डिटेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, न्यूरॉन स्टूडेंट्स अब ये वो सेल्स होते हैं जो कि पैगाम को लेके जाते हैं दिमाग तक और दिमाग से पैगाम को लेके आते हैं। न्यूरॉन्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, इसको भी हम जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे ना वहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स खास तरह के सेल्स हैं, इनके जरिए इसने पैगाम भेज दिया कंट्रोल सेंटर को। अब स्टूडेंट्स कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, कंट्रोल सेंटर ने इस पैगाम को मौसूल किया, इसके ऊपर काम किया, और फिर इसने देखा कि अब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इसको किस तरह से ज्यादा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल सेंटर ने दो जगह पे पैगाम भेजा। एक उसने पैगाम भेजा हार्ट को, दिल के अंदर जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनको पैगाम भेजा कि तेजी से आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, दिल की धड़कन को क्या कर दें, बढ़ा दें।
और दूसरा उसने पैगाम भेजा आर्ट्रियूल्स को। आर्ट्रियूल्स को क्या पैगाम भेजा कि आर्ट्रियूल्स की जो दीवारें हैं उनको तंग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है। जब आप एरिया को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो जगहों पे पैगाम गया, एक दिल के पास गया, दिल के मसल्स के पास, और दूसरा आर्ट्रियूल्स जो हैं इनकी दीवार के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं, स्मूथ मसल्स, उन तक पैगाम गया। यहाँ पे स्मूथ मसल्स जो है वो सुकड़ गए। जैसे ही वो सुकड़े तो आर्ट्रियोल की दीवार तंग हो गई और यहाँ पे दिल के धड़कने की रफ्तार जो है वो ज्यादा हो गई है। अब इन दोनों के नतीजा में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा से बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये जिन जिस्म के हिस्सों तक पैगाम भेजता है उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ने पैगाम भेजा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने पैगाम को मौसूल किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इसने आगे पैगाम भेज दिया इफेक्टर्स को। अब स्टूडेंट्स इफेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इफेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं, ये हमारे जिस्म के वो हिस्से हैं विच रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब है जो रद्द-ए-अमल शो करते हैं। कब रद्द-ए-अमल शो करते हैं? व्हेन दे रिसीव मैसेज, जब उनको पैगाम मिलता है कहाँ से? कंट्रोल सेंटर से। रिसेप्टर्स स्टूडेंट्स इफेक्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी के वो हिस्से हैं जो कि रद्द-ए-अमल तब शो करते हैं जब उनको कंट्रोल सेंटर से जो है वो पैगाम मौसूल होता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे ही दिल को पैगाम मिला कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो दिल की धड़कन जो है उसकी रफ्तार को बढ़ा दिया गया। इसी तरह जैसे ही आर्टरियोल्स को पैगाम मिला कि ब्लड प्रेशर कम है तो इसकी दीवारों को तंग करके ब्लड प्रेशर को ज्यादा किया गया। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स मसल्स एंड ग्लैंड्स एक्ट एज इफेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं ये इफेक्टर्स का काम करते हैं। अब आमतौर पर ये होते हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मसल्स जो हैं वो इफेक्टर्स का काम करते हैं, जबकि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है वो ग्लैंड्स इफेक्टर्स का काम करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ग्लैंड्स हैं अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ग्लैंड्स जो हैं ये कंट्रोल सेंटर का काम करते थे। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कंट्रोल सेंटर का काम करते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो ग्लैंड्स हैं वो इफेक्टर्स का काम भी करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और ये इफेक्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये इफेक्टर्स का काम भी कर सकते हैं और ये कोऑर्डिनेटर का काम भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एग्जांपल जिसकी ली हुई है, यहाँ पे असल में एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, यहाँ पे जो है वो हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की एग्जांपल ले रहे हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका बताने का मकसद ये ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए कि ग्लैंड किस तरह से इफेक्टर का काम करते हैं और कब जो है वो ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने खाना खाया, आप खाना खाया, आपकी बॉडी के अंदर जो है उसकी डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ने क्या किया स्टूडेंट्स, खुद उस चेंज को डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद इसने इंसुलिन खारिज की। क्या किया स्टूडेंट्स, इसने इंसुलिन को खारिज किया। अब वो इंसुलिन क्या करेगी स्टूडेंट्स, जब वो लिवर के पास जाएगी और मसल के पास जाएगी तो इनसे कहेगी कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, आप एक काम करें, आप ब्लड से इजाफी ग्लूकोज को ले लें और उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर स्टोर कर लें, जखीरा कर लें। ग्लाइकोजन आपको पता है कि एक पॉलीसेक्राइड है, या आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। तो अब स्टूडेंट्स जैसे ही इंसुलिन जो है वो इनके पास जाएगी तो वो जब ये ब्लड से ग्लूकोज को लेके ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर स्टोर कर लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस केस में ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के नतीजा में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये उसको रिसीव करता है, उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर एक्शन जो है उसको परफॉर्म करवाता है। कैसे? इंसुलिन को खारिज करके। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो ग्लैंड है ये फैक्टर का काम करता है। कैसे? अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप जो है वो किसी टेस्टी फूड के बारे में सुनते हैं या उसको स्मेल करते हैं तो फौरन से ये जो पैगाम है आपकी नोज के जरिए आपके ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्रेन जो है वो पैगाम भेजता है आपके मुंह के अंदर मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड्स को। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्लाइवा को खारिज करते हैं, स्लाइवा को रिलीज करते हैं। आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, जैसे कहते हैं ना, आप कोई भी मजेदार खाने का नाम सुनते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, असल में वही स्लाइवा होता है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। स्लाइवा के हवाले से आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आप पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसे जो है वो मुंह के अंदर पानी आना कहते हैं। अब इस केस में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये फैक्टर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो ग्लैंड्स हैं वो कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं और वो इफेक्टर्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो इफेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक सेट पॉइंट से कम होता है, सेट पॉइंट से मुराद 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो होता ये है कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, जिनको आप थर्मो रिसेप्टर्स कह सकते हैं, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, वो फौरन से पैगाम भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को। किसको पैगाम भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर उस पैगाम को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो आगे इफेक्टर्स को पैगाम भेजता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इफेक्टर्स कौन है? इफेक्टर्स एक है स्किन और दूसरा है मसल। अब जैसे इन तक पैगाम आता है तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। कैसे ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो है आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग कहते हैं कपकपाहट को। और दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है खून की नालियों का तंग हो जाना। अब स्टूडेंट्स शिवरिंग के नतीजा में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो असल में वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो ग्लूकोज को तोड़ के उससे जो एनर्जी निकलती है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब वो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो स्टूडेंट्स होता ये है कि उसके नतीजे में हीट भी प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा करने में इस्तेमाल होती है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर कपकपाहट शुरू हो जाती है। उसका वाहिद मकसद ये होता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा के एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए और साथ हीट जो है जो निकलेगी उस हीट से आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। और दूसरा स्टूडेंट्स वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन के सरफेस के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, खून की नालियां, उनकी दीवारों को तंग कर दिया जाता है। क्यों तंग कर दिया जाता है? ताकि वहां पे ब्लड की सप्लाई कम हो। क्यों कम हो स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लड ज्यादा आएगा तो यहाँ से ज्यादा हीट जो है वो ब्लड से एनवायरनमेंट के अंदर लॉस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप ब्लड की सप्लाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हीट का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इसके हवाले से और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपने जो है वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर गौर करना है अभी कि स्किन में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो इनको तंग कर दिया जाता है। इनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनको तंग कर देते हैं। इसे वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजा में होता यह है कि खून की नालियां तंग हो जाती हैं और खून से जो हीट का लॉस है एनवायरनमेंट के अंदर वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, अब ये जो रिस्पॉन्स है ये हीट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और कहाँ तक ले आता है, सेट पॉइंट तक जो है वो ले आता है, जो कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था। अब स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक चीज़ें जो है वो आपको क्लियर जो है वो हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये प्रोसेस जो है मुसलसल जारी रहता है। फर्ज करें कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर अचीव हो गया, अब फिर क्या ये प्रोसेस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस अचीव होने के बाद भी जारी रहेगा? अगर ऐसा होता रहा तो फिर ये प्रोसेस जो है ये हीट बना बना के बॉडी का टेम्परेचर 37 से भी ऊपर ले जाएगा, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो कि इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करे कि टेम्परेचर ने जो है, जब टेम्परेचर को ज़्यादा करना है तो कितना ज़्यादा करना है, जब बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना है तो कितना ज़्यादा करना है? क्या कोई ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो कि इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करता है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको हम इससे अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आप लास्ट पे इस पिक्चर को देख लें, आपके बुक के अंदर बनी हुई है। जैसे ही आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशन के अंदर कोई खराबी आती है तो रिसेप्टर के पास पैगाम जाता है, रिसेप्टर उसको कंट्रोल सेंटर के पास भेज देता है, कंट्रोल सेंटर आगे मैसेज भेजता है इफेक्टर को, इफेक्टर जो है वो आगे मखसूस रिस्पॉन्स शो करके चीज़ों को दोबारा से जो है वो मेंटेन कर देता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फीडबैक मैकेनिज्म को जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।